बच्चों, तो आज हम व्यवसायिक अध्ययन में पढ़ेंगे अध्याय 12 प्रवेक्षण एवं अभिप्रेरणा। ये हमारा पिछले 2-3 क्लासों में ये सब्जेक्ट चल रहा था और इसी में हमने आज पढ़ना है कि अभिप्रेरणा सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या कर्मचारियों को लाभ मिलता है। तो हम इसी सिद्धांत में अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें तो इसे आवश्यकता प्राथमिकता का भी सिद्धांत कहते हैं। अर्थात इस सिद्धांत का जन्म मैस्लो मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने सन 1943 में अभिप्रेरणा की आवश्यकता को महसूस किया और इसी आवश्यकता को अभिप्रेरणा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम अभिप्रेरणा के बारे में तो आप जान चुके हो कि उच्च अधिकारियों द्वारा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। तो इसी सिलसिले में अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आपने देखा कि किसने जन्म दिया? अब्राहम मैस्लो ने। कब? 1943 में इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसका जन्म हुआ। अब इस सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत इसमें यह बताई गई है मूल भौतिकीय शारीरिक आवश्यकताएं। स्पष्ट होता है इस पॉइंट को अगर हम देखें, मूल भौतिकीय या शारीरिक आवश्यकता, यानी हर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, उसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो सिद्धांत है वो है मूल भौतिकीय शारीरिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में हम मूल भौतिकीय शारीरिक सिद्धांत का मतलब यह है कि हर व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या होता है? किसी ने कहा खाना, कपड़ा और मकान। ये हर व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता क्या है? खाना, कपड़ा और मकान। ये क्या है? मकान। ये तीन आवश्यकताएं जो है हर व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता होती है। खाना, हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन अति आवश्यक है। तो सबसे पहला अहम आवश्यकता को ध्यान दे तो पहली आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है भोजन, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भोजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये पहली आवश्यकता हो गई भोजन यानी खाना। क्योंकि अगर व्यक्ति जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसे फिर दूसरी आवश्यकता कपड़ा की क्या है, तीसरी आवश्यकता मकान की क्या है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है बच्चों? पहली आवश्यकता है भोजन, खाना। और भूख मिटाने के लिए भोजन तो चाहिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता।
तो दूसरा काम करने की आशा हम उस पर कैसे कर सकते हैं? तो पहला होता है भोजन, दूसरा क्या है? कपड़ा। कपड़ा भी शरीर ढकने के लिए कपड़ा भी अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन के साथ कपड़ा भी जरूरी है। और फिर तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा बताया मकान। मकान यानी आवास। हर व्यक्ति को रहने के लिए, आश्रय के लिए उन्हें एक निश्चित आवास की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के पहनने के लिए कपड़ा और आराम करने के लिए निद्रा भी, ये भी हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता मानी गई है, क्योंकि जब तक व्यक्ति सोएगा नहीं तब तक उसे आराम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली मूलभूत की या शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो है कपड़ा, मकान और भोजन। ये तीन आवश्यकताओं को जब व्यक्ति पूरा कर लेता है तो इस तरह से इसमें ये आ जाती है मूल भौतिक आवश्यकताएं। क्लियर हो गया? अब दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो दूसरी क्या है? सिद्धांत में दूसरी आवश्यकता क्या है? सुरक्षा, या हम इसको बचाव भी कह सकते हैं। सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब पहली आवश्यकता व्यक्ति की पूरा हो जाती है, उसे भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता है और रहने के लिए मकान मिल जाता है, तब वो अपनी दूसरी आवश्यकताओं को महसूस करता है। और दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि के बाद मनुष्य की अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। अब वो सुरक्षा भौतिकी सुरक्षा, जैसे किसी दुर्घटना से सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा। भाई हर व्यक्ति चाहता है कि हम बीमार ना पड़े, या फिर अगर बीमार पड़ते भी हैं तो उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था हो, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सब हमें समय पे उपलब्ध हो, ये उनकी आवश्यकता है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर कोई कर्मचारी को हम किसी फैक्ट्री में काम के लिए रखते हैं और वहाँ पर उसे रहने के लिए सारी व्यवस्था देते हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करते हैं, उन्हें अस्पताल मुहैया कराते हैं, और भी जो दूसरी उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, जैसे दुर्घटना बीमा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से भी, जैसे रोजगार के साधन, पेंशन और दूसरी भी आय की सुविधा दी जाए, मतलब उनको लगे कि हमारा आर्थिक जीवन सुरक्षित है। तो ये दूसरी सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, जो उन्हें सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है? इसमें आ जाता है चिकित्सा सुविधा, आपके रोजगार की सुविधा और पेंशन वगैरह की जो व्यवस्था है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है सुरक्षा और बचाव की आवश्यकताएं में। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। अब हमारा आता है तीसरा, संबंध या सामाजिक आवश्यकताएं। संबंध या सामाजिक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं में स्नेह भाव, स्वीकृति, मित्रता आदि को शामिल किया जाता है। स्नेह भाव, मित्रता की बात है कि अगर हम किसी
उपक्रम में किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ के लोगों के बीच में हमारा क्या संबंध है। जो हमारे उच्च अधिकारी है हमारे बीच उनका किस तरह के औपचारिक संबंध है, मित्रता का संबंध है या और भी स्नेह का संबंध है, या अपन कह सकते हैं कि कर्मचारी हमसे बड़े उत्साहपूर्ण, खुशीपूर्ण और हमें सम्मान देते हैं, तो व्यक्ति वहाँ पर काम करना ज़्यादा चाहता है। जहाँ पर उसे सम्मान मिलता है, भले पैसा कम मिले लेकिन सम्मान जहाँ पर ज़्यादा मिलता है, व्यक्ति वहाँ पर कार्य करना उचित समझता है। तो ये तो तीसरी जो सिद्धांत है वो है कि कर्मचारियों के बीच या अपने संगठनों के बीच उनका संबंध कैसा है, समाज में उनका क्या महत्व है, ये आवश्यकताओं को भी ध्यान देकर के व्यक्ति वहाँ काम करना चाहता है। यानी कि उनका संबंध अगर अच्छे से है, उन्हें सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है तो वो कार्य करना पसंद करते हैं। देखिए पैसा तो सबको चाहिए, परंतु अगर कम पैसा भी मिले और वहाँ पर अगर हमारा सम्मान हो तो हम वहाँ पर कार्य करना उचित समझते हैं। तो ये तीसरी आवश्यकता की बात है। पहली आवश्यकता क्या है? 3 चीज़ें हैं जो हमारे शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारे भौतिक आवश्यकता है, तीसरा हमारा सुरक्षा की आवश्यकता है, और दूसरा है क्या, सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता है, और तीसरा हमारा सिद्धांत आता है कर्मचारियों के बीच या जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके बीच हमारा किस प्रकार का संबंध है, हमें कितना वहाँ सम्मान मिलता है, उनके बीच हमारा मधुर संबंध कैसा है। ये सारी बातें देखकर भी कर्मचारी काम करने के लिए आकर्षित होता है। तो ये तो हमारा हो गया संबंध या सामाजिक आवश्यकताएं। अब आती है सम्मान की आवश्यकता है। ये हमारा चौथा सिद्धांत है अभिप्रेरणा के। चौथे सिद्धांत में सम्मान की आवश्यकता है। स्पष्ट होता है इस बात से सम्मान यानी हमारे मान सम्मान की बात यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे मान सम्मान की बात आती है। तो मान सम्मान की आवश्यकताएं में किस प्रकार की आवश्यकताएं शामिल की जाती है, इस चीज को देखते हैं। हम अपनी पद पहचान बनाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हमें वहाँ पर हमारी अपनी एक पहचान बने, हमें कार्य करते समय या कार्य के दौरान हमें किसी भी प्रकार से अपमानित न होना पड़े। ये सिद्धांत यहाँ पर लागू होती है कि कार्य का पद पहचान उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर किसी कंपनी में हम पहले मजदूर थे, मजदूरी का काम करते थे, थोड़ा सा हमारा वेतन या हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया लेकिन हमारे पद को बढ़ा दिया गया, हमारे उत्तरदायित्व को बढ़ा दिए गए, हमारे अधिकार को दे दिया गया। मतलब मान लीजिए वहाँ पर हमें सुपरवाइजरी वगैरह का पद मिल गया, तो यानी कि हमारा सम्मान बढ़ गया, एक मजदूर से सुपरवाइजर हो गए। तो इस तरह से व्यक्ति फिर सोचता है कि यहाँ अच्छा है, थोड़ा सा तो हमारा प्रोग्रेस हमारे मान सम्मान का हुआ, तो इस तरह से फिर वो उस कार्य क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है।
लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है 10 साल से 15 साल से कर रहा है, एक मान लीजिए एक शिक्षक है, उच्च श्रेणी शिक्षक पद पे कार्य कर रहा है और 10 साल 20 साल बाद भी वो वही है और दूसरा कर्मचारी आता है उसको ऊपर बढ़ा दिया जाता है, तब क्या होता है? वो अपने मान सम्मान से अपमानित होता है, उसको लगता है हमें अपमानित किया जा रहा है और इस प्रकार से वो अपने कार्य को वो नहीं ठीक से कर पाता है। तो मान सम्मान की आवश्यकताएं में आती है पद की पहचान। हमारे जो संगठन होती है वो ये चाहती है कि कार्य पे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसका पद ऊंचा से ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर अब हम 5वीं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें तो ये है आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास की आवश्यकताएं हमारी 5वीं आवश्यकताएं हैं और इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति की क्षमता को उच्च स्तर पर ले जाने से उसका आत्म विकास होता है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशे से विशेषज्ञ हो जाता है, कई दिनों तक कार्य करता है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है और उसका खुद का अपना आत्म विकास होता है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, आसपास के एरिया में उसे लोग जानने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि विशेषज्ञ माने उसमें विशेषता आने से, उसमें निपुणता आने से समाज में उसका ऊंचा स्थान हो जाता है। तो ये कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक कहीं एक ही जगह में कार्य को करता है, कार्य में उसके कार्य में निपुणता आ जाती है, वो कार्य को अच्छे ढंग से जब कर पाता है तो उसके अपने आप आत्म विकास की आवश्यकताएं पूरी होने लगती है। तो ये तो रहा हमारा अभिप्रेरणा सिद्धांत का 5वां सिद्धांत है कि आत्म विकास की आवश्यकताएं का सिद्धांत। तो बच्चों एक चीज और है कि तो इस तरह से ये आत्म विकास की आवश्यकताएं होंगी। अब हम अभी जो प्रेरणाएं हैं ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वित्तीय प्रेरणाएं और दूसरा है गैर वित्तीय प्रेरणाएं। तो वित्तीय प्रेरणाएं में क्या होता है कि जब कर्मचारी अपने जीवन निर्वाह का सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन संबंधी निर्वाह करने के लिए जो भी आर्थिक आवश्यकता है, वित्तीय जो आवश्यकता है वो पूरा कर लेता है, तो इस प्रकार के जब पूरा करने में सामर्थ्य हो जाता है तो वो वित्तीय प्रेरणाएं कही जाती है। तो वित्तीय प्रेरणाएं में क्या होता है? जैसे वित्तीय प्रेरणाएं यानी व्यक्ति की मेहनत का तत्कालिक प्रतिफल होता है, व्यक्ति जो कार्य करता है उसका परिणाम उसे मिलता है तो वो वित्तीय प्रेरणाएं होती है। और दूसरा क्या है? गैर वित्तीय प्रेरणाएं। गैर वित्तीय मतलब इसमें पैसे से संबंधित कोई लाभ नहीं दिया जाता है। जिन प्रेरणाओं का संबंध मुद्रा से नहीं होता है उसे गैर वित्तीय प्रेरणाएं कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, कोई कर्मचारी कई साल तक कार्य कर रहा है तो उसे अलग से कुछ लाभ दे दिया गया। जैसे मान लीजिए पहले व्यक्ति को A टाइप क्वार्टर थे, फिर उसको B टाइप क्वार्टर दे दिया गया, फिर आने जाने के लिए
उसे साधन दे दिए गए, ये सब उनको लाभ दिया जा रहा है, लेकिन पैसे के रूप में नहीं दिए जा रहे हैं, गैर वित्तीय प्रेरणाएं हैं। तो माने उनको सुविधा दे दिया गया, फिर मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह बना दिया गया और उसमें उनको चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें मनुष्य की आंतरिक भावनाएं संतुष्ट होती है उसे गैर वित्तीय प्रेरणाएं कहते हैं। गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती है? तो इस तरह से जैसे उनकी पद उन्नति कर दी गई, पोस्ट को बढ़ा दिया गया, इस तरह से कई अलग अलग लाभ इसमें दिए जाते हैं, तो ये गैर वित्तीय प्रेरणाएं मानी जाती हैं। और वित्तीय प्रेरणाएं में मुद्रा से संबंधित होता है और गैर वित्तीय प्रेरणाएं में मुद्रा से संबंधित नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा प्रेरणाएं के दो प्रकार हैं, वित्तीय प्रेरणाएं और गैर वित्तीय प्रेरणाएं। वित्तीय प्रेरणाएं में पैसे से संबंध होता है, मतलब उनके मजदूरी, वेतन ये सब बढ़ा दिया जाता है, और गैर वित्तीय प्रेरणाएं में उन्हें सुख सुविधा मुहैया कराया जाता है जिनके आंतरिक समृद्धि होती है। तो इस तरह से 3 प्रश्न मैं दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको लिख करके व्हाट्सएप में भेजना है। पहला है अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखो। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि सुरक्षा की आवश्यकताएं के सिद्धांत समझाएं। तो ये 2 प्रश्न हैं, इसको लिखना है और लिख करके आपको कॉपी में सेंड करना है।